देखिए, जो आपके हाईवे और एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो मेगा वैल्यू के प्रोजेक्ट्स होते हैं। 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का है। तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें बहुत सारे वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जिसमें आपका एक गवर्नमेंट है, जिसको आप अथॉरिटी या फिर क्लाइंट बोलते हैं। फिर आपके कंसेशनायर आते हैं, फिर आपके कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, कंसल्टेंट आते हैं, आपके अथॉरिटी इंजीनियर आते हैं, इंडिपेंडेंट इंजीनियर आते हैं। तो लास्ट मंथ हमने कई सारे स्टेक होल्डर्स पर बात किया था, जैसे आपका कंसेशनायर हो गया, आपकी अथॉरिटीज हो गई, आपके कंसल्टेंट हो गए। लेकिन दो स्टेक होल्डर्स बचे हुए थे, जिसमें आपका अथॉरिटी इंजीनियर है और आपका इंडिपेंडेंट इंजीनियर है। तो आज हम इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि अथॉरिटी इंजीनियर क्या होता है, उसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इंडिपेंडेंट इंजीनियर क्या होता है, उसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप हाईवे में काम करेंगे या फिर आप ब्रिज में काम करेंगे, तो किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप ऑन बोर्ड होते हैं, तो इन सभी लोगों के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आप किसी ना किसी के अंडर में तो काम कर रहे होंगे, या तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे होंगे, या फिर आप किसी कंसल्टेंट के अंडर काम कर रहे होंगे, या फिर किसी अथॉरिटी इंजीनियर में होंगे आप, या फिर किसी इंडिपेंडेंट इंजीनियर के अंडर काम कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं तो आप ऑन बोर्ड होंगे ना। तो उन सब के साथ आपको आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी तो पता होनी चाहिए ना, कि कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है। जब भी आप देखेंगे, आपने थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया है हाईवे के प्रोजेक्ट्स में, तो आप देखेंगे साइड पे कोई ना कोई उंगली करने आता रहता है। अब आपको पता होना चाहिए ना कि ये आदमी किसका है, भाई इसकी क्या पावर है, ये क्या कर सकता है। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, और ये तब आपको समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं आपको अथॉरिटी इंजीनियर और इंडिपेंडेंट इंजीनियर के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और इसके साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबका मैं एक आपको ब्रीफ समरी देने वाला हूँ कि कौन से स्टेक होल्डर है, तो उसको अपॉइंट कौन करता है, वो किसको रिपोर्ट कर रहा होता है, और एक लाइन में आपको बताऊंगा कि उसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी ब्रीफ समरी, जिसको देख के आपकी आंखों में चमक आ जाए और आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज होने वाली है। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। देखिए, अगर हम लोग हाईवे के प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करें, तो जिसमें सबसे पहले आपकी अथॉरिटीज आती हैं, यानी आपकी गवर्नमेंट, जो कि आपका एनएचआई हो सकता है, एनएचआईडीसीएल हो सकता है, मॉर्थ हो सकता है, पीडब्ल्यूडी का कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। या फिर आपके कंसेशनर होंगे, या फिर आपके कॉन्ट्रैक्टर होंगे, या फिर आपके कंसल्टेंट होंगे। तो इन सब पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका अथॉरिटी इंजीनियर। तो अथॉरिटी इंजीनियर क्या है, आप इसको सिंपल भाषा में समझिए कि जो आपका गवर्नमेंट है, उसके पास लिमिटेड लोग हैं, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। आप देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कितने होते हैं, ना के बराबर, लेकिन काम कितना सारा चल रहा है। तो जो काम चल रहा है उसको सुपरवाइज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको सर्टिफाई करने के लिए एक आदमी तो चाहिए जो गवर्नमेंट को वहां पर रिप्रेजेंट कर सके। तो वही है आपका अथॉरिटी इंजीनियर। यानी किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो आपकी अथॉरिटी, यानी जो आपकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बिहाफ पे, दैट इज योर अथॉरिटी इंजीनियर। और हाँ, एक काम की बात, आप सिविल इंजीनियर हैं और अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप हाईवे और ब्रिजेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2 महीने का प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 1 अक्टूबर से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होंगे। जहाँ पे हम लोग हाईवे प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स और जो आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो आपके फ्लाईओवर हों, चाहे अंडरपासेस हों, चाहे वो आपके मेजर ब्रिजेस हों, तो इन सभी प्रोजेक्ट्स का प्रॉपर आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ड्राइंग रीडिंग, साइट एजुकेशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, प्रॉपर बीओक्यू एज पर एनएचआई और एज पर पीडब्ल्यूडी, प्रॉपर आपका रेट एनालिसिस, मशीनरी, मटेरियल और लेबर का प्रॉपर प्लानिंग, और इसके साथ साथ बिलिंग, चाहे वो ईपीसी हो, चाहे बॉट हो, चाहे आइटम रेट हो, चाहे आपका हैम हो, सब आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। मैं खुद बैठ के आपको सारी चीजें सिखाऊंगा 1 to 1। तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस में आके 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। बाकी आप आइए 1 अक्टूबर को, तो बैच स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं सारी चीजें। बाकी आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो थोड़ा सा और हम टेक्निकल बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अथॉरिटी इंजीनियर कौन होता है, एन इंजीनियरिंग फर्म अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक एनएचआई, मॉर्थ, एनएचआईडीसीएल और व्हाटएवर टू सुपरवाइज एंड सर्टिफाइड द वर्क डन बाय द कंसेशनायर। तो जो आपका कंसेशनायर है या फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जो साइट पे जो भी चीजें कर रहा है, उसको मॉनिटर करना है, उसको सर्टिफाई करना है कि वो एज पर स्टैंडर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या है, आपका अथॉरिटी इंजीनियर है। यानी
साइट पे जो भी आपका कंसेशनर या फिर कॉन्ट्रैक्टर चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको जो सुपरवाइज करने के लिए आएगा वो कौन आएगा? अथॉरिटी इंजीनियर आएगा, एनएचआई नहीं आएगा। वो तो कभी कभी आ जाता है चीज़ें चेक करने के लिए, लेकिन जो आपका कंसेशनर रिपोर्ट करने वाला है वो किसको रिपोर्ट करने वाला है? अथॉरिटी इंजीनियर को करने वाला है। तो साइट पे जो भी काम होगा उसकी पहले टेस्टिंग होती है। जैसे कोई लेयर डला, आपने एम्बैंकमेंट का काम किया, तो एम्बैंकमेंट का पहले टेस्टिंग होगा, तो अथॉरिटी इंजीनियर आके उसको टेस्ट करेगा, उसको अप्रूव करेगा, तब जाके फर्दर आप दूसरी लेयर डाल सकते हैं। और उसी तरह से जो भी बिलिंग का काम होता है, तो जो भी आपके बिल्स बनते हैं तो पहले आपका अथॉरिटी इंजीनियर को सबमिट किए जाते हैं। अथॉरिटी इंजीनियर उसको अप्रूव करता है, तब जाके वो आपके अथॉरिटी तक यानी क्लाइंट तक पहुंच रहे होते हैं। तो इसकी आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल में समझेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका अथॉरिटी इंजीनियर है, एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, मॉनिटर प्रोग्रेस, क्वालिटी, सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस विथ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो जो आपका अथॉरिटी इंजीनियर है वो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो भी काम है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहा है, क्वालिटी को चेक कर रहा है, उसकी सेफ्टी को देख रहा है, और जो भी आपके कंप्लायंसेस हैं एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट उसको वो देख रहा होता है। और उसके बाद क्या करता है? इंस्पेक्ट एंड सर्टिफाइड माइलस्टोन एंड पेमेंट। जो भी आपके एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो भी आपके माइलस्टोन होते हैं उसको इंस्पेक्ट कर रहा होता है, उसको सर्टिफाई कर रहा होता है, जिसके बिहाफ पे आपकी कंसेशनर को पेमेंट किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपके प्रोजेक्ट्स में कोई डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, कोई डिले वगैरह चल रहा है, या फिर इस चीज़ को भी इंश्योर कर रहा होता है कि जो आपके मॉर्थ के स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके आईआरसी के स्टैंडर्ड हैं, उसकी कंप्लायंसिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी साइट पे चीज़ें होनी चाहिए। तो अथॉरिटी इंजीनियर एड्रेस डिस्प्यूट्स, डिलेज एंड इंश्योर स्पेसिफिकेशन कंप्लायंसेस एंड वेरीफाई डिफेक्ट लायबिलिटी एंड चेक मेंटेनेंस पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो डिफेक्ट लायबिलिटी आप समझते हैं, मेंटेनेंस पीरियड। जैसे आप मार्केट से कोई आपने लैपटॉप लिया तो उसका एक वारंटी पीरियड होता है, उसी तरह से जो भी आपके हाईवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका एक वारंटी पीरियड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट लायबिलिटी बोलते हैं। तो डिफेक्ट लायबिलिटी के दरमियान चीज़ों को वेरीफाई करना, या फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद जो आपका मेंटेनेंस का काम होता है उसको चेक करना। डेट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अथॉरिटी इंजीनियर डेट रिप्रेजेंट योर गवर्नमेंट। नेक्स्ट आप देखेंगे इंडिपेंडेंट इंजीनियर। तो इंडिपेंडेंट इंजीनियर क्या होता है? और ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्रोजेक्ट्स में मिल रही होती हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सब आपको ये मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट इंजीनियर कौन है? इसके पहले हमने क्या समझा? आपका अथॉरिटी इंजीनियर। तो आपको समझ में आया कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो कंसेशनर को रिपोर्ट करेगा, कंसेशनर आपके अथॉरिटी इंजीनियर को रिपोर्ट करेगा, और जो आपकी अथॉरिटी है वो आपकी अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रही होगी। तो इंडिपेंडेंट इंजीनियर का यहाँ पे क्या काम है? इसका नाम ही है इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। तो जो आपका इंडिपेंडेंट इंजीनियर होता है यानी एक पर्टिकुलर फर्म होती है, एक एजेंसी होती है, वो ना तो आपके क्लाइंट के लिए काम कर रही होती है यानी गवर्नमेंट, और ना ही वो आपके कंसेशनर के लिए काम कर रही होती है। तो ये पूरी तरह से आपका स्वतंत्र होता है, ना ये आपकी गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, ना ही ये किसी कंसेशनर और कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करेगा। तो जो आपका इंडिपेंडेंट इंजीनियर होता है वो एक पर्टिकुलर कंसेशन एग्रीमेंट के लिए काम कर रहा होता है। इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके कंसेशनर और जो आपके क्लाइंट्स हैं यानी जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच में जो कंसेशन एग्रीमेंट हुआ है उसको सही तरह से फेयर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए है आपका इंडिपेंडेंट इंजीनियर। तो इंडिपेंडेंट इंजीनियर ना तो आपके गवर्नमेंट की सुनने वाला है, ना ही आपके कंसेशनर की सुनने वाला है, वो सुनेगा वही जो कंसेशन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, क्योंकि उसका काम ही वही है। और आप देखेंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो आपके ईपीसी हैम और जो आपके बोर्ड के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आप देखेंगे तो उनके हजार पेज के एग्रीमेंट साइन होते हैं। जो आपका जुडिशियल पेपर होता है उस पर आपको हजार पेज के एग्रीमेंट मिलेंगे, और बहुत ही टफ लैंग्वेज होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसकी लैंग्वेज, तो उसको प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट करवाना थ्रू आउट कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद जो आपका 15, 20, 25 साल का कंसेशन पीरियड होने वाला है, तो उसके लिए है आपका इंडिपेंडेंट इंजीनियर। तो इंडिपेंडेंट इंजीनियर क्या है? एक इम्पार्शियल एजेंसी है दैट्स अपॉइंटेड जॉइंटली बाय द अथॉरिटी एंड कंसेशनर। तो जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर है वो अथॉरिटी यानी आपका गवर्नमेंट और आपका कंसेशनर दोनों मिलकर अपॉइंट कर रहे होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती है टू इंश्योर फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट, की जो 15-20 साल का प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको फेयर तरीके से दोनों पार्टियों के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये इसकी डिटेल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिव्यू डिजाइंस, ड्राइंग्स एंड कंस्ट्रक्शन प्लान्स, जो भी आपकी डिजाइंस वगैरह बन के तैयार हुई हैं, ड्राइंग्स वगैरह हैं, कंस्ट्रक्शन प्लान्स हैं, उनको रिव्यू करना।
एंड मॉनिटर एंड वेरीफाई कंप्लायंसेस विद टर्म्स ऑफ कंसेशन। तो जो आपका कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है उसकी जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना और वेरीफाई करना। एंड सर्टिफाइड कंप्लीशन ऑफ वेरियस स्टेजेस PCOD एंड FCOD। PCOD क्या होता है, FCOD क्या होता है, हम कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं देखूं कि कितना सीखा है आपने। नेक्स्ट देखेंगे हेल्प रिजॉल्व टेक्निकल डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज। तो जो आपका कंसेशनर है और जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में अगर कुछ टेक्निकल डिस्प्यूट्स होते हैं किसी भी बात को लेके, तो उसके लिए है आपका इंडिपेंडेंट इंजीनियर, उसको रिजॉल्व करेगा वो। एंड इंश्योरेंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मीट, कि जो आपके मॉर्थ और जो IRC के स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल और यू कैन से कंसेशन एग्रीमेंट वो आपके हों, परफॉर्म हो, उसके लिए वो इंश्योरिटी देता है। नेक्स्ट ओवरसी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग कंसेशन पीरियड। तो जो आपका कंसेशन पीरियड है 15, 20, 25 साल का, तो उसके दरमियान जो भी आपके ऑपरेशंस हैं, मेंटेनेंस हैं, उन सबको ओवरसी करना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप समझ सकते हैं एक टेक्निकल वे में, एक अच्छी लैंग्वेज में। अब मैं आपको ब्रीफ समरी देने जा रहा हूँ जिसमें आपको टू द पॉइंट ये सीखने को मिलेगा कि जो भी आपके स्टैक होल्डर्स हैं, जैसे कि आपका कंसेशनर है, कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है, अथॉरिटी इंजीनियर है, इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, इसको कौन अपॉइंट करता है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपका कंसेशनर है तो उसको कौन अपॉइंट कर रहा है, आपकी गवर्नमेंट, यानी आपका मॉर्थ, NHAI, NHADCL या फिर कोई भी आपका PWD। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओवरऑल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टोल कलेक्शन, वो आपका कंसेशनर का काम है। अब कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है, तो कॉन्ट्रैक्टर को कौन अपॉइंट करता है, कंसेशनर। उसका काम क्या है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी रिसोर्स मैनेज करना, लेबर, मशीनरी, मटेरियल, इनका अरेंज करके प्रोजेक्ट का फिजिकल कंस्ट्रक्शन करवाना। उसके बाद आते हैं आपके कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट कौन अपॉइंट करता है, कंसेशनर भी कर सकता है, अथॉरिटी भी कर सकती है, जिसकी ज़रूरत है वो कंसल्टेंट को अपॉइंट कर सकता है। और वो क्या करता है, आपका डिज़ाइन बना के देगा, आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देगा, आपको टेक्निकल सपोर्ट देगा एज पर IRC और मॉर्थ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद अभी हमने डिस्कस किया अथॉरिटी इंजीनियर, उसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज अपॉइंट करती हैं, जिसके बिहाफ पे अथॉरिटी इंजीनियर पूरे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसका काम क्या है, मॉनिटर एंड सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अथॉरिटी। इसके बाद क्या है आपका इंडिपेंडेंट इंजीनियर। तो ये इंडिपेंडेंट होता है, तो ये आपका अथॉरिटी और कंसेशनर दोनों मिलकर इसको अपॉइंट करते हैं। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इम्पार्शियल मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंसेशन एग्रीमेंट। ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर आप इतना समझ पाते हैं तो जब आप किसी हाईवे के प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड होते हैं तो फिर आपको इतने सारे लोगों के साथ आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये वाला आदमी साइट पे क्यों आया है, ये आदमी साइट पे क्या कर रहा है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी और इनके साथ आप बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी और बाकी आप ये PPT लेना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन रिन्फोर्स डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पे जाएंगे तो फ्री कंटेंट में आपको ये PPT मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़िए, इसका मज़ा लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।